अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स पे डिस्कशन जारी थी और कल हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था दैट वाज अजम्पशंस अबाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, कि जब हम कहानी से, प्रोजेक्ट की स्टोरी से कैश फ्लोज को स्टडी करेंगे और एनुअल इंटरवल्स पे प्लेस करना चाहते हैं तो हमें किन अजम्पशंस का ख्याल रखना है जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्लैरिटी क्वेश्चन में मिसिंग होगी। डिस्काउंटेड पेबैक एक टूल हमने नया, तो रीमैकों का थोड़ा सा मॉडिफाइड टूल था, उसको भी डिस्कस कर लिया। मैंने आपको क्लियरली बताया था, सिलेबस में तो शायद इस तरह डिफाइंड नहीं है, लेकिन चूंकि पेबैक हमारे पास है, डिस्काउंटिंग हमारे पास है, दिल नो हम 5 मिनट लगा के हमने इसको भी कवर कर लिया था। और हम इलस्ट्रेशन 27 को डिस्कस कर रहे थे और इस डिस्कशन के दौरान हमने इसके ए, बी और सी पार्ट को सॉल्व भी कर लिया था। तो कोई इशू जनाब कल के लेक्चर से, कल जो हमने बातें डिस्कस की या उससे पहले भी जो हमारी बातें हुई, कोई रिवीजन करते हुए आपके सामने कोई इशू आया हो जिस पर आपको गाइडेंस हेल्प चाहिए? बुक में IRR कैलकुलेट करने का बेटा जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हिट एंड ट्रायल मेथड ही कहा जाता है। कि आपने एक रेट राइट किया, NPV 0 नहीं आई, आपने दूसरा रेट ट्राई किया, NPV 0 नहीं आई, तो आपने इंटरपोलेशन से अंदाजा लगा लिया। हिट एंड ट्रायल यही है कि ट्राई अगेन एंड अगेन, लेकिन हमने एग्जाम में 2 से ज़्यादा ट्राई नहीं करनी, बस 2 ही ट्राई करनी है, इस पर इंटरपोलेशन लगा देना। दिस इज हिट एंड ट्रायल जी। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, जब इलस्ट्रेशन 27 पे दोबारा आते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे कल हमने बात छोड़ी थी। हमने ABC कर लिया था पार्ट डी, तो पार्ट डी से बात शुरू करने के लिए हमें पार्ट डी में कहा गया है कि आप IRR कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, IRR के स्टेप्स अगर हम रिकॉल करें तो पहले तो हमें प्रोजेक्ट कैश फ्लो चाहिए, तो हम इलस्ट्रेशन 27 कंटिन्यूड इसको लेके चल रहे हैं। तो कैश फ्लो हमने कल डिटर्मिन किए हुए थे 0, 1, 2, 3, 4 रुपीज़ इन मिलियन में ये वैल्यूज थी हमारे पास, रुपीज़ इन 1000 में जी, माई मिस्टेक। हमने यहाँ पे लिखने थे नेट कैश फ्लोज। मैं सारी स्टेट ऊपर की जो वर्किंग है उसको स्किप करते हुए नेट कैश फ्लोज लेके आता हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1000 की, 1 में क्या था 260, 2 में 330, 400, 520, ये हमारे नेट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज थे। इन्हीं कैश फ्लोज से लेके हमने पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लिया, फिर इन्हीं कैश फ्लोज को 8% पे डिस्काउंट करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमने NPV मैथड अप्लाई कर दिया। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू जो हमें पार्ट बी में मिली उसको लेकर डिस्काउंटेड पे बैक कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अब हम IRR पार्ट डी की बात करते हैं। अच्छा, IRR के स्टेप्स अगर हम रिकॉल करें जो हमने सीखा था, हम IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई से 2 रेट सेलेक्ट करते हैं, उन 2 रेट्स पे 2 NPVs आ जाती हैं और फिर इंटरपोलेशन। अच्छा, IRR के लिए हम जो 2 रेट सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में कोई गाइडलाइन क्लास में बात हुई? कौन से 2 रेट लिए जाएं? एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम। ये गाइडलाइन है, कोई रूल नहीं है, ठीक है? ये गाइडलाइन है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम। 2 रेट लेते हैं, 2 NPVs आ गई और इंटरपोलेशन। अच्छा, इस तरह के सवाल में, जैसा ये सवाल है जिसमें एक ऑलरेडी हम NPV 8% पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें हमें ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे NPV कैलकुलेट करनी पड़ी पार्ट बी के लिए, तो अब जरूरी नहीं है कि IRR के लिए हम दोबारा नए सिरे से 2 रेट लें। अगर ये सवाल सिर्फ IRR का होता तो मैं एक रेट 8% से नीचे लेता 5, एक रेट 8% से ऊपर 15 या 20 ले लेता और इंटरपोलेशन कर देता। लेकिन इस सवाल में NPV पहले हमसे करवा ली गई है। NPV के लिए मुझे 8% पे डिस्काउंट करना मजबूरी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना मजबूरी है। तो जब मैं NPV कैलकुलेट कर चुका हूं तो IRR के लिए मुझे नए सिरे से 2 रेट नहीं चाहिए, अब मुझे कोई सा एक दूसरा रेट ले लेना है, ठीक है? तो मैं 8% NPV मेरी पॉजिटिव आई थी, कितनी आई थी NPV? 224। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न 8% से ज्यादा है। मैं कोई सा दूसरा रेट 15 ले लूं, 20 ले लूं, कोई सा रेट लेके अब मैं दूसरे रेट से बात शुरू करूंगा। अब मैंने 2 रेट ही लेने, अब दूसरा रेट लेना है मैंने इस केस में, इस तरह के क्वेश्चन में। तो जनाब हम लेते हैं दूसरा रेट से 20% पे दूसरा रेट लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू लाइए और फिर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लीजिए 20% की, एंड देन इंटरपोलेशन से IRR एस्टिमेट करेंगे हम। लीजिए जी, कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। मुझे IRR बताइए। 10% पे NPV 224 कल हमने ले ली थी, अब 20% पे NPV कैलकुलेट कीजिए, इंटरपोलेशन से IRR बताइए।
तो जनाब 20% पे एनपीवी वर्कआउट की किसी ने? कितनी है जी 20% की एनपीवी? -71। तो इंटरपोलेशन पे जाएंगे, हमने लोअर रेट 8 लिया हुआ है प्लस एनपीवी एट लो रेट 224 है ओवर एनपीवी एट लो रेट 224 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 71 इंटू हाई रेट माइनस लो रेट। लीजिए जी बताइए यहाँ से क्या आती है जी? 10.82 17.11। लीजिए जी यह है इंटरपोलेशन के बाद IRR। 8% पे एनपीवी हमारी कल 224 आ गई थी, 20% पे दूसरी एनपीवी हमने आज -71 आई हमारे पास, और इंटरपोलेशन के बाद IRR 17.11। एनी डिसएग्रीमेंट यहाँ पे? कोई हेल्प चाहिए पूछिए। अच्छा जी पार्ट ई, recalculate NPV if sales are at a constant 65,000 units per annum for each of the 4 years of the project। अगर सेल्स 65,000 सालाना पे कांस्टेंट हो जाए तो। अच्छा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पार्ट डी तक हम डाटा लेकर चले हैं, सेल्स पहले साल 50, दूसरे साल 60 एंड सो ऑन बदल रही थी, इसलिए हमने कहा था कैश फ्लो हर साल बदलेंगे, दिस फॉर्मेट शुड बी यूज। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हर साल सेम हो जाएंगे, एन्युटी की शेप ले जाएंगे। तो जब कैश फ्लो एन्युटी की शेप ले जाएंगे, फिर हम जो फॉर्मेट बनाते हैं हमें नए तरह से कैश फ्लो मेजर करने हैं, और इसके लिए जब फॉर्मेट में यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो पार्ट ई के लिए पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, दूसरा कॉलम ईयर का, तीसरा कॉलम कैश फ्लोज का, डिस्काउंट फैक्टर एंड देन प्रेजेंट वैल्यू। तो जनाब ये आ गया आपकी डिस्क्रिप्शन, ये आ गया ईयर, यहाँ पे कैश फ्लोज रुपीज इन 1000 में, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर, हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट किया जाएगा, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी रुपीज इन 1000 में ही आएगी हमारे पास। कैश फ्लो हमारे चूंकि एन्युटी की शेप लेने वाले हैं, दिस फॉर्मेट विल बी यूज। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 में ली जाएगी, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो 1000 की, फिर हमें इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी लेनी है, 4 साल बाद कितनी है जी? 50 का इनफ्लो, और उसके बाद हम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वो लेंगे। ये 4 साल सेम रहने वाले हैं, और इसके लिए हम एक छोटी सी इसकी वर्किंग बना लेंगे कैलकुलेशन के लिए। से वर्किंग 1 और की वर्किंग वहाँ यहाँ रेफर नहीं हो रही, तो वर्किंग 1 से हम अगर कैलकुलेशन यहीं पे इसकी परफॉर्म कर लें। अब हम हर साल की अलहदा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की फिगर नहीं बनानी, सालाना हमारा सेल वॉल्यूम जो यूनिट्स में रहेगा वो रहेगा 65,000, और हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने कल कैलकुलेट किया था दैट वाज 7, ये रुपीस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एनुअल कंट्रीब्यूशन। हम सालाना कंट्रीब्यूशन के बाद में कितना कमाएंगे? रुपीस इन 1000 में ले आए 455, इसमें से लेस कर दें एनुअल फिक्स कॉस्ट, सालाना फिक्स कॉस्ट सेम है, इट इज 90। एज अ रिजल्ट हमारे एनुअल नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हर साल सेम रहने हैं 365। लीजिए जी ये है जी हमारे कैश फ्लोज, डाटा अरेंज हो गया है। अब हम यहाँ से आगे डिस्काउंटिंग और एनपीवी कंप्लीट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 जीरो में गई, रेजिडुअल वैल्यूज कैपिटल एसेट की 4 साल बाद 50 आई इनफ्लो, और उसके बाद 1 से लेकर 4 साल तक हर साल हम 365,000 अर्न करेंगे नेट। रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं, सालाना वो 4,55,000 रहेगा, और नेट जो हम कमाएंगे फिक्स कॉस्ट भी चार्ज करने के बाद वो 365 रहेगा। तो जनाब इसको डिस्काउंट करेंगे 0 फैक्टर नंबर 1, 8% 4 साल सिंगल कैश फ्लो 0.735, 8% 4 साल क्यूमुलेटिव फैक्टर 312। लीजिए जी प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू 246 एनपीवी है जी, पॉजिटिव है। लीजिए जी ये हमारा इलस्ट्रेशन 27 कंप्लीट हुई जी। किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए तो पूछिए।
यह है फॉर्मेट जो हमने यूज़ किया है इस पार्ट के लिए। एनुटी शेप कैश फ्लो था, हमने ये फॉर्मेट यूज़ कर लिया, और कल जब हमारे सालाना कैश फ्लो डिफरेंट थे तो हम इस फॉर्मेट पे सवाल को प्रेजेंट कर रहे थे। ये कॉलम वैसा ही रहता है, लेकिन इधर प्रेजेंटेशन हमारी बदल जाती है कैश फ्लो की नेचर के हिसाब से। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने बेसिक कैश फ्लो से डील करना, उस पर भी बात कर ली हमने। डिस्काउंटिंग या अदरवाइज डिफरेंट टूल्स, उनको भी डिस्कस कर लिया। एनपीवी है, आईआरआर है, पेबैक है, डिस्काउंटेड पेबैक उस पर भी हमारी बात होगी। अब 3 की ट्रीटमेंट्स हैं जी जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का आएगा। इन बेसिक स्किल्स के अलावा 3 की ट्रीटमेंट्स भी हमें टेस्ट की जा सकती हैं। 3 में से एग्जाम में कभी 1 आए, कभी 2 आए, किसी सवाल में तीनों ही आ जाए। तो वो 3 की ट्रीटमेंट्स जो हमें सीखनी है वन बाय वन, जैसे जैसे आगे चलेंगे हम उसको सीखते जाएंगे। लेकिन एक है डीलिंग विद इन्फ्लेशन, दूसरी है डीलिंग विद वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और तीसरी है डीलिंग विद टैक्सेशन। ये 3 की ट्रीटमेंट्स है कि हम जब कैश फ्लोज बना रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर मार्क्स हमारे कैश फ्लोज बनाने के हैं। अगर हमारे टोटल 15 नंबर का सवाल में 12 नंबर कैश फ्लो बनाने के हैं, तो उन कैश फ्लो बनाने में अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन आ गई तो 3-4 नंबर इन्फ्लेशन से डील करने के हो सकते हैं। कैश फ्लो बनाने में अगर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो गया तो 3-4 नंबर इससे डील करने के होंगे, और कैश फ्लो बनाने में टैक्सेशन से डील करना पड़ा तो 3-4 नंबर इसके होते हैं। तो एग्जामिनर कभी हमें कोई 1, कभी 2, कभी तीनों ही ट्रीटमेंट्स क्वेश्चन में दे सकता है। इन्फ्लेशन क्या है? राइज इन प्राइसेस, क्योंकि हम कैपिटल प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं, 5 साल, 4 साल, 10 साल लाइफ है, तो यकीनन इतने लंबे अरसे में इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बदलती हैं। तो भाई कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्फ्लेशन को कैसे डील करना है वो हमने सीखना है। कैपिटल प्रोजेक्ट जब भी आप करते हो तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, आपको कैपिटल एसेट के अलावा नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट हम कह सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट। तो आपको सिर्फ प्लांट ही नहीं चाहिए प्रोडक्शन के लिए, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए और आपको फिनिश गुड भी चाहिए दुकान में सजाने के लिए, तभी कारोबार चलेगा, तभी चीजें बिकेंगी। सो इसका जिक्र भी आएगा, इनसे डील कैसे किया जाएगा। इनमें इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हमने जिक्र कर लिया कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट शो कर देते हैं एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, और प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर रिकवरी शो कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो कैपिटल एसेट से कैसे डील करना है वो तो देख लिया हमने, लेकिन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पे इस सेक्शन में। और आखिरी चीज टैक्सेशन, कि हम कोई भी कारोबार करेंगे वो फॉर बेनिफिट किया जाता है, कमाई के लिए किया जाता है। तो हम जब भी किसी कारोबार की फिजिबिलिटी बना रहे हैं तो हम उससे फ्यूचर में जो अर्निंग अपनी फिजिबिलिटी में शामिल करने हैं, तो हमें ख्याल रखना है कि फ्यूचर में जब अर्निंग करेंगे तो अर्निंग पे टैक्स भी लगेगा, तो टैक्स भी इस कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। तो हम टैक्सेशन को कैसे अपने एनालिसिस में कवर करेंगे, डीसीएफ मेथड या कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम कैसे कैश फ्लो में इन चीज़ों से डील करते हैं। तो ये वन बाय वन हम इन पे बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा, इनके बगैर हमें एग्जाम में शायद ही कोई सवाल बने, किसी में 1, किसी में 2 और किसी अच्छे सवाल में तीनों ट्रीटमेंट्स हमें दी जाएंगी। तो वन बाय वन बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड में इन्फ्लेशन से हम कैसे डील करेंगे। अच्छा जी, इन्फ्लेशन के बारे में हमने जनरली डिफाइन तो कर लिया, इट इज द जनरल राइज इन प्राइसेस। वक्त के साथ प्राइसेस में इजाफा आता है, यह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे क्या आता है। इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फर्दर गोज डाउन। क्यों? बल्कि हम पहले कहते हैं कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारे कैश फ्लो पे क्या आता है, फिर हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रिटर्न पे लेते हैं, फिर नेट बात करते हैं। किसी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज ग्रो, इन्फ्लेट कर जाते हैं। प्राइसेस हैं, सेल प्राइसेस हैं, वो भी बढ़ जाती हैं, और अगर कॉस्ट है तो इन्फ्लेशन की वजह से वो भी बढ़ जाती हैं। तो इन्फ्लेशन का एक इफेक्ट हमारे कैश फ्लोज पे आता है कि अगर हम फिजिबिलिटी कर रहे हैं जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ्यूचर में इन्फ्लेशन भी एक्सपेक्टेड है, तो हमें ख्याल रखना है उस इन्फ्लेशन की वजह से हमारे कैश फ्लोज ग्रो या इन्फ्लेट कर जाते हैं। वो कैश फ्लोज रेवेन्यू के हैं या वो कॉस्ट के हैं, वो इन्फ्लेट कर जाते हैं। दिस इज फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, inflation also affects required return of investor. For example, आप कंट्री ए में बैठे हो, कंट्री ए में आपको 1% इन्फ्लेशन चल रही है, और कंट्री ए में बिजनेस से आपको रिटर्न से बैंक रिटर्न हम फिलहाल लेते हैं, बैंक आपको 5% रिटर्न ऑफर कर रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट यू मे बी सेटिस्फाइड कि ठीक है, इन्फ्लेशन 1% है, बैंक मुझे 5% दे रहा है, मैं भी सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आप कंट्री बी में जाओ, वहां पे भी बैंक आपको 5% ही ऑफर करे, लेकिन इन्फ्लेशन 5% हो, ये आपके लिए सेटिस्फैक्टरी ऑफर है?
आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम देखते कैसे हैं इसको कि भाई बैंक से जो हमें मुनाफा आ रहा है वो हमारे पैसे में ग्रोथ को मेजर कर रहा है, और जो इन्फ्लेशन प्राइसेस में इजाफा है असल में ये हमारे पैसे की वैल्यू में कमी है। तो यहाँ पे कहानी है, पैसा 5% से बढ़ रहा है और जो पैसा हमारे पास है उसकी वैल्यू में कमी 1% हो रही है, तो नेट में हमें फायदा ही है। 4 है या क्या हमें कैलकुलेट करना है, बट नेट हमें फायदा है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो भाई 5% बैंक ऑफर कर रहा है और 5% से ही हमारी इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी गिरती जा रही है। इसका मतलब नेट में तो ऑलमोस्ट कहानी कुछ नहीं बच रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ से क्या इन्फर करते हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन के आने से फ्यूचर कैश फ्लोज ग्रो कर जाते हैं, इन्फ्लेट कर जाते हैं, इसी तरह इन्फ्लेशन के आने से इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रिटर्न भी बढ़ जाता है। कि इस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर 5% रिटर्न से खुश था, लेकिन इस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टर 5% से ज्यादा रिटर्न चाहता है। तो इन्फ्लेशन आपकी इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न या इन अदर वर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी असरअंदाज होता है, उस पर भी असरअंदाज होता है। ठीक है, तो अब हमने जो सीखना है इस सेक्शन में वो यही है कि भाई इन्फ्लेशन के असरात को कैश फ्लोज पे कैसे मेजर किया जाए, कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए डीसीएफ एनालिसिस में, और इन्फ्लेशन के असरात को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैसे मेजर किया जाता है, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए इन्वेस्टर अप्रेजल एनालिसिस में। तो ये तो जनरल हमने इंट्रोडक्शन इन्फ्लेशन से ले लिया, और नीड देख ली कि भाई जरूरत है, फर्क तो पड़ा है, इस फर्क को कैसे डील करना है उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन से डील करना इन्वेस्टर अप्रेजल में, उसके लिए हमें 4 टर्म्स को समझना है। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इनकी लेंगे हम, और ये टर्म्स कहीं ना कहीं सवालों में हमारे सामने आती रहा करेंगे, डिस्कशन में हमारे सामने आएंगी। तो इसलिए मैंने कहा पहले हम इन टर्म्स को समझ लेते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप ले लेते हैं, फिर हम सवालों की तरफ चलेंगे। तो इन टर्म्स को समझने के लिए एक छोटी सी हम केस स्टडी, एक डायग्राम से मैं आपके सामने बिल्ड करता हूँ, उससे मैंने ये 4 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, एक केस हम लेते हैं जी, एक टाइमलाइन के ऊपर, ये आज जिसको हम 0 भी कहते हैं, और ये 1 मतलब आज से 1 साल बाद। केस क्या है कि आज इन्वेस्ट करें आप ₹1000 से एट 15% पर एनम पे, तो रिजल्टेंटली होगा क्या, यू विल रिसीव आफ्टर 1 ईयर कितना पैसा, 1000 पे 15% 150, 1150। 1 साल बाद 1150 वसूल करेंगे आप। हमने 4 टर्म्स को डिस्कस करना है, रियल कैश फ्लो, मनी कैश फ्लो, मनी रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, 4 टर्म्स हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इनको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, सीक्वेंस में शायद ये एक्सप्लेन ऐसे ना कर रहा हूँ, लेकिन समझते जाइएगा। सबसे पहले मैं मनी कैश फ्लो की टर्म को एक्सप्लेन करता हूँ। मनी कैश फ्लो से क्या मुराद है? मनी कैश फ्लो से मुराद डिस्कशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कशन में ली जाती है कि एक्चुअल मनी, एक्चुअल कैश दैट वी रिसीव और वी पे, वेदर टुडे और इन फ्यूचर, जो एक्चुअल पैसा हम रिसीव करें, जो एक्चुअल पैसा हम पे करें आज या फ्यूचर में, उसको मनी कैश फ्लो कहा जाता है। जैसे हमारी इस एग्जांपल में दिस 1000 इज मनी कैश फ्लो, दिस 1150 इज मनी कैश फ्लो। यहां पे हम एक्चुअल 1000 कैश पे कर रहे हैं और यहां पे हम एक्चुअल 1150 कैश वसूल कर रहे हैं। तो हम आज पे या वसूल करें या फ्यूचर में पे या वसूल करें, जो कैश का लेन देन होता है आज हो या फ्यूचर में, दैट इज टर्म्ड एज मनी कैश फ्लो। दूसरी टर्म मनी रेट ऑफ रिटर्न, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं जी। मनी रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स मनी अर्न ऑन मनी इन्वेस्टेड। इस केस में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 1000। इस केस में हमने कितने पैसे कमाए हैं, 1150। तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमने कितने पैसे कमाए, 15%। दिस इज मनी रेट ऑफ रिटर्न। बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं वो हमेशा मनी रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। बैंक आपको पैसा देगा और कहेगा पैसे पे इतने % पैसा डाल के वापस कर देना। 1 लाख दिया 10% पे तो 1,10,000 वापस कर देना साल बाद। और बैंक ने आपसे 1 लाख लिया 5% पे, 1 लाख लिया साल बाद 1,05,000 पैसे पे पैसा डाल के आपको वापस कर देता है। सो 5% बैंक जो रेट्स ऑफर करता है वो मनी रेट होता है। हमारी इस एग्जांपल में ये मनी रेट ऑफ रिटर्न है कि हमने अपने पैसे पे जो पैसा कमाया है, 1000 पे 150 रुपया कमाया है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे 15% रिटर्न है। मनी रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स मनी अर्न्ड ऑन मनी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड पैसे पे पैसा। अच्छा, इस केस में एक और वेरिएबल हम डालते हैं और वो वेरिएबल है इन्फ्लेशन का। लेट्स अज्यूम इस साल के दौरान इन्फ्लेशन रही 10% की, यहां से यहां तक 10% की इन्फ्लेशन रही। इन्फ्लेशन के साथ मैं एक सवाल आपसे अगर पूछूं, मेरा पैसा तो 1 साल में 15% बढ़ गया, पैसे तो मेरे 1 साल में 15% बढ़ गए, 1000 से 1150 पे चले गए। अगर इन्फ्लेशन 10% है तो क्या मेरी वेल्थ
मेरी दौलत, मेरी परचेजिंग पावर, क्या वो भी 15% बढ़ी है? आंसर इज नो। वेल्थ जब हम कहते हैं तो वेल्थ इज मेजर्ड बाय परचेजिंग पावर दैट यू हैव। जैसे आज से, अब तो खैर चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, जब मैं बचपन में था तो जिसके पास लाख रुपए होते थे वो एक बहुत अमीर आदमी तस्वर किया जाता था। अमीर आदमी, लाइक, क्योंकि मैं अगर चला जाऊँ आज से बहुत ज्यादा पीछे भी ना जाऊँ, थोड़ा सा 20 साल पीछे चला जाऊँ, 22 साल पीछे चला जाऊँ, जब मेरी शादी हुई थी, मैं उस वक्त अक्सर साहब लगाते बेगम साहब बैठ के कि उस वक्त सोना था 5,000 रुपये तोला। उस वक्त में बड़ा महंगा लगता था 5,000 रुपये तोला, क्योंकि उस वक्त हमारे माँ बाप बताते होते थे जब उनकी शादी हुई थी तो 150-200 रुपये तोला था। तो 5,000 रुपये तोला में बहुत महंगा लगता था, कभी इतना महंगा तोला। उस वक्त भी लाख समझो, उस वक्त अगर किसी के पास लाख है तो 1 लाख में 20 तोले सोने ले सकता था, सोना ले सकता था। और आज सोना क्या भाव है? आई मीन दादा खौतीन को ज्यादा पता होता है, तो 2-2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपये तोला है। तो आज अगर 20 तोले सोना लेना हो तो 2 लाख 20 कितने बनते हैं? 4 करोड़। तो सोने की टर्म में 40 लाख या 4 करोड़, 20 तोले इंटू 2 लाख 40 लाख, सॉरी। तो सोने की टर्म में आज से 20 साल पहले 1 लाख की जो वैल्यू थी, आज 40 लाख की वो वैल्यू है। तो मतलब आज से 20 साल पहले जिसके पास लाख था और आज जिसके पास 40 लाख है, सोने की टर्म में वो एक बराबर है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते आज जिसके पास 40 लाख है वो 20 साल पहले वाले 1 लाख से बहुत ज्यादा अमीर है, उसकी हैसियत भी उतनी है, वो भी 20 तोले सोना खरीद सकता है 40 लाख में आज, जितना 1 लाख वाला 20 साल पहले ले सकता था। तो परचेजिंग पावर आपकी पैसे में कितनी है, दैट मेजर्स योर वेल्थ। तो हम यहाँ पे दोबारा आए, हमारा पैसा तो यहाँ से यहाँ तक 15% जरूर बढ़ा है, बट हमारी परचेजिंग पावर 15% नहीं बढ़ी। हमारी परचेजिंग पावर में इन्फ्लेशन का डेंट आ गया है, क्योंकि हमारा पैसा 15% से बढ़ा है, लेकिन हमारे पैसे की वैल्यू में इन्फ्लेशन की वजह से कमी आई है। रियल रेट ऑफ रिटर्न, यहां से जो थर्ड टर्म हम सीखते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। इसको हम रियल रिटर्न इसलिए कह रहे हैं, असल रिटर्न तो वही है ना कि भाई हमारी कुव्वत खरीद में कितना इजाफा आया, पैसे में 15% इजाफा आया और 15% इन्फ्लेशन होगी, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा जिसके पास 20 साल पहले लाख था, आज 40 लाख है, एक बराबर है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इन टर्म्स ऑफ सोने की कीमत में उसको कुछ फायदा नहीं हुआ 1 लाख को 40 लाख बनाने में। जो 20 साल पहले 1 लाख में खरीद सकता था वही 40 लाख में आज खरीद पा रहा है, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा असल में क्या है कि आपकी कुव्वत खरीद में इजाफा। तो कुव्वत खरीद में इजाफा इज मेजर्ड बाय रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। रियल रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द इंक्रीज इन वेल्थ। ठीक है जी। मनी रेट ऑफ रिटर्न मेजर्स द इंक्रीज इन मनी। पैसे में कितना इजाफा आया? भाई पैसा तो 1000 से 1150 15% बढ़ा है, लेकिन इन्फ्लेशन को सामने रखें तो परचेजिंग पावर 15% नहीं बढ़ी। जैसे इसको समझने के, वैसे तो हमारे पास एक फार्मूला है इसका रिलेशनशिप देखने का, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिकल अदर वे वंस एक दफा के लिए शेयर आपसे करूं। आपने 1000 इन्वेस्ट किया हो और ये 1000 आपका साल बाद अगर 1100 में कन्वर्ट हुआ है, तो हम यहां से क्या सीखते हैं कि भाई जो चीज आज 1000 में आती है साल बाद वही 1100 की आएगी। इसका मतलब रियल रिटर्न तो जीरो है ना। यहाँ पे 1000 से 1100 के सफर में रियल रिटर्न जीरो है, लेकिन अगर बैंक मुझे 1100 के बजाय 1150 दे रहा है तो असल इजाफा तो मेरा ऊपर का 1100 के ऊपर का 50 है। तो मैं यहां से अगर रियल रिटर्न की एक छोटी सी कैलकुलेट करूं रियल रेट ऑफ रिटर्न की, तो 50 जो ऊपर का आया है मुझे 1100 के ऊपर, ये है मेरी रियल रिटर्न। तो इसकी परसेंटेज देख लो, 1000 से 1100 के सफर में जीरो रिटर्न है, कोई रियल रिटर्न नहीं है। रियल रिटर्न सिर्फ ये मिली है, कितने परसेंट? 4.54%। ये है रियल रिटर्न। रियल रिटर्न मेजर्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। तो मेरी परचेजिंग पावर का सफर 1100 से 50 रुपए का, ये ऊपर का 50 है ना, वो मेरा परचेजिंग पावर का सफर है, इजाफा 50 बटा 1100 वो 4.54 बनता है। तो ये जनाब रेट ऑफ रिटर्न की डेफिनेशन आ गई। रियल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन यहां से तो मैंने दिखाई, लेकिन ये सिर्फ वन ऑफ मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। अदरवाइज मनी रेट, इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट का रिलेशनशिप हमें एक इक्वेशन से मिलता है। अगर हम मनी रेट ऑफ रिटर्न को M से डिनोट करें, इन्फ्लेशन रेट को हम I से डिनोट करें और रियल रेट ऑफ रिटर्न को हम R से डिनोट करें, तो ये तीनों रेट्स आपस में जो रिलेटेड हैं वो इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर पाते हैं। 1 + M = 1 + R × 1 + I। या परचेजिंग पावर बढ़ेगी या इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बेटा कारोबार में जब पैसा लगाते हो तो कारोबार में पैसा लगा के कुछ कमाई आप लेते हो। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अनरियलिस्टिक बात हो तो बताना मुझे, आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, 15% के हिसाब से आपने 1150 कमाया, कोई अनरियलिस्टिक बात है? तो इसका मतलब पैसे आपने 15% कमा लिए। फिर इन्फ्लेशन मुल्क में 10% एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो क्या इन्फ्लेशन 10% एग्जिस्ट करती है तो क्या इसका मतलब हमने कुछ नहीं कमाया? तो हम यहीं पे यही तो बता रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन 10% है तो पैसे बेशक 15% हमने कमा लिए हैं, लेकिन परचेजिंग पावर के हिसाब से हमने सिर्फ 4.54 कमाया है, ठीक है। हमने परचेजिंग पावर के हिसाब से सिर्फ 4.54 कमाया है। हमने 15%, असल कमाई 15% नहीं है, पैसा 15% जरूर कमा लिया है, लेकिन असल कमाई क्या है? इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। तो मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया 1000 से 1100 के सफर में कोई कमाई नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर में इजाफा ही नहीं हुआ। जो चीज आज 1000 की आती है 10% इन्फ्लेशन के बाद साल बाद कितने की आएगी? 1100 की।
तो आज 30,000 की आती है, साल बाद 1100 की आएगी। आज आपका 1000 है, साल बाद 1100 है, आपने कुछ नहीं कमाया, आपकी दौलत वहीं की वहीं खड़ी है। लेकिन अगर आपने 1100 से ऊपर कुछ कमा लिया तो वही आपकी असल कमाई है, वही एस्टैब्लिश की कि हमें तो असल में 1100 के ऊपर 50 भी कमाया है, तो वो 50/1100 असल कमाई है। और ये चीज़ हम इस रिलेशनशिप से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये परसेंटेजेस को जब हम फार्मूला में डालते हैं तो फ्रैक्शंस में डाली जाती हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बताया जाता है कि भाई मुझे बैंक 15% रेट ऑफर कर रहा है, मनी रेट ऑफ रिटर्न 15% है, मुझे बताया जाता है इन्फ्लेशन 10% चल रही है, और मुझसे पूछा जाए अच्छा फिर बताओ तुमने असल में कितने परसेंट एक साल में कमाया। बैंक में अगर 15% पे इन्वेस्ट करते हो, 10% की इन्फ्लेशन चलती है, तो एक साल में कितने परसेंट असल कमाई, रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? तो यू कैन सॉल्व इट 4.0454 आएगा, जिसको हम 4.54% पढ़ते हैं, क्योंकि हमने फ्रैक्शन में फीड किया तो ये वैल्यू भी फ्रैक्शन में आएगी ना हमारे पास, तो हम इसको परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। फिर तो ऑनवर्ड हमने रियल रेट मनी रेट का रिलेशनशिप देखना होगा तो हम इस क्वेश्चन से सॉर्ट आउट किया करेंगे। ये सिर्फ एक दफा की एक्सप्लेनेशन पे मैंने इस डायग्राम से आपको समझा दिया था, बाकी मनी रेट और रियल रेट डेफिनेशन भी होगी, और मनी रेट रियल रेट का रिलेशनशिप विद इन्फ्लेशन क्या है। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला का नाम है फिशर फार्मूला, फिशर फार्मूला, ठीक है जी, इसको हम फिशर फार्मूला कहते हैं। और इसको अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो फिशर फार्मूला में बताता है कि रियल रेट, मनी रेट और इन्फ्लेशन का आपस में मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है। अगर ये फार्मूला ऐसे होता ना, m = r+i, ये एडिटिव रिलेशनशिप कहलाता है, लेकिन इनका आपस में एडिटिव रिलेशनशिप नहीं है, इनका आपस में मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है। 1+r मल्टीप्लाई हो रहा है 1+i के साथ, r i में सम नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा। ठीक, तो फिशर फार्मूला बताता है कि ये इंटरेस्ट, ये जो रेट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप है। तो रियल रेट क्या है, मनी रेट क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो बात होगी। मनी कैश फ्लो क्या है, वो भी बात होगी। अभी हम चार टर्म्स को स्टैंड अलोन और उनका आपस में रिलेशनशिप समझ रहे हैं। क्वेश्चन में ये चीजें कैसे डील करनी है उस पर बात हम करेंगे और काफी देर करते रहेंगे आज भी और आने वाले दिनों में भी। जी, एनी क्वेश्चन? तो करके देख ले क्या हो रहा है बेटा। मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव वही हो रहा है जो आपने पीछे बोल दिया था, मैंने कहा था 4 नहीं है, रुक जाओ जरा, रुको, 4 नहीं है, ठीक है। तो एडिटिव में वो हो रहा था जो आप कर रहे थे कि r+i = m, ये एडिटिव होता है, ठीक है। जैसे 10% + 5% = 15%, ये बन रहा है एडिटिव। हम कह रहे हैं नहीं भैया 5 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे r हमें 5 और +10%, आपके हिसाब से ये एडिटिव बनता है। कभी अगर मनी रेट 15 है और इन्फ्लेशन 10% है तो शायद रियल रेट 5 है, ये एडिटिव बनता है। लेकिन हम कह रहे नहीं भाई रियल रेट 5 नहीं है, रियल रेट 4.54 है। एडिटिव रिलेशनशिप कहता है कि रियल रेट यहाँ से 5 निकलता, लेकिन रियल रेट 5 नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एडिटिव नहीं है, रिलेशनशिप मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप के मुताबिक रियल रेट इस केस में 4.54% बनता है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, जब रहेगी आखिरी टर्म रियल कैश फ्लो। अच्छा, रियल कैश फ्लो की टर्म तो रियल है, इसके साथ लगा तो रियल हुआ है, लेकिन असल में ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज होती हैं। रियल कैश फ्लो असल में हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं। हाइपोथेटिकल वैल्यूज किस सेंस में कि भाई फ्यूचर में जो पैसा हमें रिसीव होना है या फ्यूचर में जो हमें पैसा हमने पे करना है, फ्यूचर के पैसे में से अगर इन्फ्लेशन के असरात निकाल दें तो पैसा आज के कितने पैसे के बराबर है। एक है डिस्काउंटिंग, ख्याल कीजिएगा, एक क्या फ्यूचर का पैसा आज के कितने पैसे के बराबर है, डिस्काउंटिंग के थ्रू हम आते हैं। डिस्काउंटिंग में हम कैश फ्लोज को आर, उसमें से आर रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न में 3 चीजें होती हैं, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, अनसर्टेनिटी। तो जो आर होता है ना, उसमें इन तीनों चीजों के असरात सम हुए होते हैं। तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि फ्यूचर कैश फ्लो में से सिर्फ इन्फ्लेशन का असरात निकाल दो तो आपको पता लग जाएगा फ्यूचर कैश फ्लो आज के कितने पैसे के बराबर है। तो ये जो फर्जी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो इसको हम रियल कैश फ्लो कहते हैं। जैसे ये 1150 फ्यूचर कैश फ्लो है, मनी कैश फ्लो जरूर है बट ये फ्यूचर का कैश फ्लो है। और इन्फ्लेशन कितनी है, 10%। इसमें से 10% निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लो में से कोई भी रेट माइनस करना है तो डिस्काउंट किया जाता है। 1150 को 10% पे डिस्काउंट कर दो एक साल के लिए, क्या वैल्यू आई, 1045। ये आपकी रियल कैश फ्लो, दिस इज रियल कैश फ्लो कि फ्यूचर में असल में आपको 1150 आना है, लेकिन वो 1150 परचेजिंग पावर के हिसाब से आज के 1045 के बराबर है, क्योंकि जो चीज आज 1045 की आती है साल बाद वो चीज 1150 की आएगी। जो चीज आज 1045 की है साल बाद वो 1150 की होगी। सो रियल कैश फ्लो हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, फर्जी वैल्यूज हैं। आज के हिसाब से क्या कीमत है, आज के हिसाब से फ्यूचर जब पैसा आ रहा है इन्फ्लेशन के हिसाब से निकालें अगर, तो आज के कितने पैसे के बराबर है। दिस इज रियल कैश फ्लो। तो ये चारों टर्म हमें क्वेश्चन में नजर आती हैं। अच्छा, यहाँ पे बाय द वे जिससे हमने ये रियल कैश फ्लो मनी कैश फ्लो का रिलेशनशिप सीखा ना, इसी तरह हम रियल रेट मनी रेट का रिलेशनशिप सीखा, इसी तरह हम रियल कैश फ्लो मनी कैश फ्लो का रिलेशनशिप सीख सकते हैं। वो रिलेशनशिप है जी मनी कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो into 1 + i raised to power n, सिंपली कंपाउंडिंग का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताया जाए कि एक चीज आज 100 रुपए की बिकती है, आज 100 की बिकती है और सालाना इन्फ्लेशन 10% है, तो 3 साल बाद उस चीज को बेच के कितना पैसा आएगा। आज के हिसाब से जो कीमत बताई गई है वो रियल टर्म में चलेगी, इन्फ्लेशन 10% बताई गई है, 3 साल बाद वो चीज बेच के कितना पैसा आएगा, दैट इज मनी कैश फ्लो। इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो कितने पैसे मिलेंगे, 133।
लीजिए जी, ये आपका मनी कैश फ्लो है, ये आपका रियल कैश फ्लो है। आज के हिसाब से 100 की चीज आज से 3 साल बाद 133 के बराबर है। आज से 3 साल बाद 133 की जो चीज बिकेगी आज उसकी वैल्यू 100 रुपए है। जिस तरह मर्जी इसको यहां से यहां देख लो, यहां से यहां देख लो, बट दिस इज द रिलेशनशिप जो कि मनी कैश फ्लो और रियल कैश फ्लो को कनेक्ट करते हैं। सिंपल कंपाउंडिंग इक्वेशन है। सो रियल कैश फ्लो, मनी कैश फ्लो बाय डेफिनेशन और उनका रिलेशनशिप, रियल रेट ऑफ रिटर्न, मनी रेट ऑफ रिटर्न, देयर डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप, ये बेसिक्स हैं इन्फ्लेशन के सिनेरियोज को डील करने के लिए। अब इन बेसिक्स को लेके हम आगे डिफरेंट एक्टिविटीज छोटी छोटी पहले करेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन इन्फ्लेशन से डील करने के लिए। ये छोटी सी 2 एक्टिविटीज नजर आ रही हैं जी। एक्टिविटी 1, 2 ये क्या है इसको देखते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लें फिर आगे चलते हैं। ये बेसिकली जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं इनकी एप्लीकेशन के रिलेटेड मुझे लग रही हैं। ये जनाब 2 एक्टिविटीज हैं, इनको जरा पढ़िए, इनको समझिए और इनको परफॉर्म कीजिए। एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2 पढ़ के समझिए, समझ के कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिए। अगर समझने में, स्टेटमेंट समझने में, कोई बात कारोबारी समझना आए तो मुझसे पूछिए जरा। सिर्फ मैथमेटिक्स परफॉर्म करना इज नॉट ऑब्जेक्टिव, समझ के कारोबारी अंदाज में चीज को समझ के मैथमेटिक्स परफॉर्म करना इज ऑब्जेक्टिव। Activity 1, बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट एट 13%। तो बैंक का जो रेट होता है वो होता है M। इन्फ्लेशन अगर 6% है तो इन्फ्लेशन होती है I, और हमसे कहा जा रहा है तो बताइए एनुअल रेट विद विच डिपॉजिटर वेल्थ विल ग्रो। तो जिस रेट से डिपॉजिटर वेल्थ ग्रो करती है उसको कहते हैं हम रियल रेट ऑफ रिटर्न R। तो लीजिए जनाब, हमें M भी गिवन है, हमें I भी गिवन है और हमें R डिटरमिन करना है। तो क्या आ रहा है जी R यहाँ से 6.6%। ये है जी हमारा R इस केस में। एक्टिविटी 2, मिस्टर ए वांट्स टू अचीव एनुअल ग्रोथ ऑफ 15% इन हिज वेल्थ। तो वो क्या, ये जो 15% ग्रोथ है चाहता है, ये क्या बनेगा, दिस इज रियल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इंक्रीज इन वेल्थ इज 15% इज R। कैलकुलेट एनुअल इनकम विच मिस्टर ए शुड अर्न इफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 5%। इन्फ्लेशन अगर 5% है तो सालाना कितनी इनकम कमाए, मतलब कितना रेट ऑफ रिटर्न कमाए। तो जनाब कितना सालाना कमाएगा तो उसका टारगेट पूरा होगा। यू नीड टू सॉल्व इट फॉर M। आपको R गिवन है, आपको I गिवन है, आपको M सॉर्ट आउट करना है। 20.75% M। तो ये R, I और M के रिलेशनशिप और इनके टर्म्स को समझने के लिए छोटी सी एक्टिविटीज मैंने बनाई। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमने बेसिक टर्म समझ ली हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन की गाइडलाइन की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस जब हमारे पास आए जिनमें हमें इन्फ्लेशन से डील करने को कहा जाए, तो पहली गाइडलाइन इज, जब आपको मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने हैं तो आपने ख्याल रखना है यू मस्ट यूज मनी रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज मोस्टली रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। मनी कैश फ्लोज कहां से आते हैं? जब आप आज की कीमत में इन्फ्लेशन ऐड करते हो तो मनी कैश फ्लो आते हैं। तो जब आपको इन्फ्लेशन ऐड करके मनी कैश फ्लोज बनाने पड़ेंगे तो फिर आपको ख्याल रखना है कि आपका डिस्काउंट रेट भी मनी रेट ऑफ रिटर्न ही होना चाहिए। लेकिन वेरी रेयर कभी हमें ऐसा भी सवाल दिया जाता है जिसमें हमें कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन ऐड नहीं कर रहे, हम रियल कैश फ्लोज के ऊपर ही सारा सवाल करने जा रहे हैं, तो फिर हम रियल रेट पे ही कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, R पे डिस्काउंट करेंगे। ये किस सिचुएशन में होगा? ओनली यूज व्हेन कंपनी इज नॉट पेइंग टैक्सेस एंड ओनली वन इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट्स द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। इस स्टेटमेंट को फिलहाल आप याद रखिए, इसकी इलैबोरेशन हम आगे डिफरेंट इलस्ट्रेशन में करेंगे। तो हमने कहा जी नॉर्मली हम मनी कैश फ्लोज एट मनी रेट ऑफ रिटर्न पे जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक सूरत है जहां पे हम इस अप्रोच से चीजें मैनेज करेंगे। ये एक सूरत हमें क्यों ख्याल रखनी है कि ये अप्रोच बड़ी क्विक एंड एफिशिएंट होती है, बड़ा रेयर यूज होगा। लेकिन जहां पे सवाल एग्जामिनर ने बनाया कॉम्प्लिकेटेड सवाल में, उसने इसकी ऑप्शन दे दी तो आप ऐसे सवाल कर जाओगे। लेकिन आपने सवाल को पिक ना किया, इस ऑप्शन को पिक ना किया, तो आप 2 मिनट की कैलकुलेशन की जगह 15 मिनट लगा दोगे। तो इसलिए हमें ख्याल रखना है कि अगर कंपनी टैक्सेस पे नहीं करती और एंड
सिर्फ एक इन्फ्लेशन रेट है जो उसके प्रोजेक्ट कैश फ्लोज को अफेक्ट कर रहा है, तो हम रियल इस अप्रोच से चल सकते हैं। बाय द वे इसको हम रियल अप्रोच भी कहते हैं, रियल अप्रोच, और इसको हम मनी या नॉमिनल अप्रोच भी कहते हैं। मनी कैश फ्लोज को मनी रेट पर डिस्काउंट करना को मनी अप्रोच या नॉमिनल अप्रोच भी कहा जाता है, और रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पर डिस्काउंट करना इसको रियल अप्रोच भी कहा जाता है। जैसे रियल अप्रोच एनपीवी निकालो, नॉमिनल अप्रोच एनपीवी निकालो, दोनों ऑप्शन हैं। ज्यादातर हम नॉमिनल या मनी अप्रोच एनपीवी निकाला करेंगे, सिर्फ एक सूरत में हम रियल अप्रोच एनपीवी निकालेंगे। ठीक है जी। तो हमने इन अप्रोचेस को कब कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए छोटे छोटे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पहले हम इन एग्जांपल से इन अप्रोचेस की एप्लीकेशन को जरा समझेंगे। अच्छा, बाय द वे मनी को नॉमिनल भी कहा जाता है। इसी अंदाज में मनी रेट ऑफ रिटर्न को नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। मनी कैश फ्लो को नॉमिनल कैश फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है। सो मनी या नॉमिनल अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, साइनोनिम्स हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अच्छा जी, बेसिक्स सी इलस्ट्रेशन से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 28, इलस्ट्रेशन 28। देखिए एक सिंपल सा केस, फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग रियल कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग मनी कैश फ्लोज। दो दफा उसने कहा जी एनपीवी निकालो, पहले रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके एनपीवी निकालो, फिर मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके एनपीवी निकालो। देखते हैं जी क्या करेंगे, कैसे करेंगे। साजिद लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट एक्स व्हिच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500,000. Expected net cash flows are 200,000 per annum for 4 years. At today's prices, आज की कीमत के लिहाज से today's prices लिखा जाए, real prices लिखा जाए, current prices लिखा जाए, इन सब का मतलब एक ही है। और मतलब है ये डाटा इज इन रियल टर्म, ये रियल टर्म में डाटा है, ये रियल कैश फ्लोज दिए गए हैं हम। ठीक है। टुडेज प्राइसेस, रियल प्राइसेस, करंट प्राइसेस का मतलब है ये रियल वैल्यूज हैं, इनमें इन्फ्लेशन के असरात नहीं डाले गए। तो ये हमें कहा गया है 2 लाख रुपया सालाना 4 साल तक आज के हिसाब से आएगा हमें। However, these are expected to rise by 5.5% per annum because of inflation. आज के हिसाब से 2 लाख होगा, लेकिन असल में इन्फ्लेशन की वजह से इनमें 5.5% सालाना इजाफा आ जाएगा। द फर्म्स मनी या नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। हमसे कहा गया जी पहले रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट कीजिए और फिर मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट कीजिए। अच्छा जी, रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें और मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें, तो उसके लिए हम आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कैसे इसको मैनेज करें। अच्छा जी, जब हम रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने इन्फ्लेशन को अप्लाई नहीं करना। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कैश फ्लोज तो हर साल बदल जाएंगे ना। रियल कैश फ्लोज का मतलब इन्फ्लेशन की वजह से कैश फ्लोज को बदलना नहीं है, और जब कैश फ्लोज को बदलना नहीं है तो 5 लाख इन्वेस्टमेंट के नतीजे में रियल टर्म में तो हर साल 2 लाख की रिटर्न आ रही है ना, तो ये तो एन्युटी की शेप बन जाती है। ठीक है। तो हमारे जो कैश फ्लोज बनेंगे इस केस में, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट पर मैं एन्युटी का उठा लेता हूँ, 0 में रियल कैश फ्लोज रुपीज 5 लाख, उसके बाद एनुअल रिटर्न 4 साल तक रियल टर्म में 2 लाख ही रहेगी। दैट्स इट, और तो कोई आइटम नहीं है ना, रेजिडुअल वैल्यू वगैरह तो नहीं है। तो जनाब ये हमारे रियल कैश फ्लोज बन गए हैं। अब इनको हमने एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। हमने अभी क्या पढ़ा कि रियल कैश फ्लोज को जब डिस्काउंट करना है तो रेट कौन सा होगा, रियल। हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है वो नॉमिनल या मनी है। हम रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट पे डिस्काउंट नहीं करेंगे, हम यहां पे एक वर्किंग 1 बनाएंगे, और वर्किंग 1 इधर हम बना लेते हैं जी। और फिशर फार्मूला की मदद से 1 + m = 1 + r × 1 + i। m is 15%, 1.15, r is the rate which we want to determine, and i is available at 5.5%, फैक्टर में 0.055। लीजिए जी, सॉल्व दिस फॉर r 9%। लीजिए जी, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे डिस्काउंट करना है। कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो से मुराद कैश फ्लो में इन्फ्लेशन नहीं डालनी। फिशर फार्मूले से आर निकाल लिया, तो जनाब ये लीजिए यहाँ पे 9% रेट लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू और नेट
प्रेजेंट वैल्यू। सॉल्व करके एनपीवी बताइए क्या आ रही है यहाँ से। NPV is 148,000 पॉजिटिव। रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे डिस्काउंट करके नेट प्रेजेंट वैल्यू मेजर करना। हमने पार्ट ए इलस्ट्रेशन 28 का पार्ट ए सॉल्व किया। रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे डिस्काउंट किया। दूसरा पार्ट जी, यहां पे किसी बच्चे को कोई गाइडेंस चाहिए? जी बेटा। मुझे आपके पास आना पड़ेगा आपका सवाल सुनने के लिए, मुझे सही तरह सुनाई नहीं दिया। जी भाई आप बोलिए। हाँ तो इसमें आपने ये फार्मूला जो आपने ये आपने रेट यूज नहीं किया बेटा, ये रियल रेट है, ठीक है। मैंने आपको कहा था रियल रेट की कैलकुलेशन, एक मैं आपको ये समझा रहा हूँ इस फैक्टर 50/1100 से, लेकिन आइंदा हम ये रियल रेट इस रिलेशनशिप से निकाला करेंगे। ये 4.55 यहाँ पे निकाल लिया, तो रियल रेट तो 4.55 ही है। कहाँ यूज़ करने ना या ना करने की बात करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी थी, मनी कैश फ्लो में से इन्फ्लेशन निकाल दो तो रियल कैश फ्लो आ जाता है। मैंने डिस्काउंटिंग नहीं की थी, मैंने मनी कैश फ्लो में से इन्फ्लेशन निकाली है। ये डिस्काउंटिंग नहीं हो रही, ये फ्यूचर कैश फ्लो में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट मैंने माइनस किया है। अच्छा, जब हम कैश फ्लो को इन्फ्लेट करने जाते हैं तो हर साल इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखिए, मनी कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो इनटू 1 + i रेज़ टू पावर n, तो हर साल कैश फ्लोज हमारे 5.5% से सालाना ग्रो करते जाएंगे। ऐसे ही है जी, 2 लाख आज के हिसाब से है ना, लेकिन 5.5% सालाना से इसने ग्रो करना है, तो कैश फ्लोज हर साल ग्रो करेंगे तो हर साल शेप बदलने वाली है। तो इसका मतलब मैं फिर शेप ले लेता हूँ दूसरा फॉर्मेट, जिसमें हम 4 साल हैं जी प्रोजेक्ट के, तो 0 में इन्वेस्टमेंट होगी 0 1 2 3 4। ये अब हम पार्ट बी की तरफ चल रहे हैं। 0 1 2 3 4 हमें आज के हिसाब से रियल कैश फ्लोज गिवन है। आज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो आज ही होनी है 5 लाख, आज के हिसाब से साल बाद मिलेगा 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये है आज के हिसाब से कैश फ्लोज, लेकिन हमें तो मनी कैश फ्लो चाहिए, तो हम उसके लिए रियल कैश फ्लोज को 1 + i रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मनी कैश फ्लोज मिल जाएंगे। फिर मनी कैश फ्लोज को हम मनी रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन है हमें 15%, तो 15% पे डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू हम यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये उसी डाटा को हम नॉमिनल अप्रोच से हैंडल करने जा रहे हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन तो सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को अफेक्ट करती है, जैसे डिस्काउंटिंग भी सिर्फ फ्यूचर कैश फ्लोज को अफेक्ट करती है ना। जो प्रेजेंट में कैश फ्लोज होते हैं उन पे डिस्काउंटिंग का तो कोई असर नहीं आता। इसी तरह जो प्रेजेंट के कैश फ्लोज हैं उन पे इन्फ्लेशन का भी कोई असर नहीं आता। जिस तरह डिस्काउंटिंग में फैक्टर 1 लेते हैं, इसमें यहाँ भी फैक्टर 1 लेते हैं, इसको यहाँ पे 1 ले लो, या अदरवाइज ऐसे भी लिखो 1, इन्फ्लेशन कितनी है 5.5 055 रेज़ टू पावर n, यहाँ पे 0 लगाओ तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम नॉर्मली यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं। बट एनीवे ये लिखा जी, ये 1.055 रेज़ टू पावर 1, 1.055 रेज़ टू पावर 2, 1.055 रेज़ टू पावर 3, 1.055 रेज़ टू पावर 4। तो मनी कैश फ्लोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख ही है जी, साल बाद 2 लाख 11,000 जी, 2 साल बाद 3 साल बाद 848, और 4 साल बाद 765। ये हमने रियल कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन के असरात इनमें रिकॉर्ड किए, और हमने मनी कैश फ्लोज वैल्यू निकाली कि भाई अगर हम 5 लाख आज इन्वेस्ट करेंगे तो साल बाद आज के हिसाब से तो 2 लाख ही है, लेकिन पैसे हमारे हाथ में इन्फ्लेशन की वजह से 2,11,000 आएंगे। 2 साल बाद आज के हिसाब से तो 2 लाख ही कमाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो पैसे हमारे हाथ में आएंगे कमाई के, वो 2,22,605 होंगे, एंड सो ऑन। तो जनाब आप इसको 15% पे डिस्काउंट कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू लीजिए, और यहाँ से देखिए एनपीवी क्या आती है। कंप्लीट द क्वेश्चन फॉर एनपीवी।
जी जनाब, क्या आ रही है एनपीवी? 148,111। तो रियल अप्रोच से एनपीवी, नॉमिनल अप्रोच से एनपीवी, सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है इस केस में। ये केस ऐसा है जो रियल अप्रोच से कर लो या नॉमिनल अप्रोच से कर लो, दोनों से हो सकता है। लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर दोनों ऑप्शन सेम जवाब दे रही हैं तो एफिशिएंट कौन सा है? क्विक। तो आप इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या कंपनी टैक्सेस पे कर रही है? इस सवाल में कितने इन्फ्लेशन रेट इन्वॉल्व है? एक या नहीं? तो हम रियल अप्रोच से भी कर ले तो वही जवाब आता है जो नॉमिनल से आपको आता है। तो इसलिए हमने कहा था भाई ऐसा केस हो ना तो रियल से कर लेना, क्योंकि जवाब तो वही आना है। तो ये एफिशिएंट मेथड है, ठीक है। तो दाऊद आप आए थे जी, दाऊद इज हियर। मेरे ख्याल लास्ट वीक आप लोगों का शायद मैनेजरियल पोर्शन से टेस्ट हुआ था। तो रूटीन में हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे थी टीम की, यही थी कि जिस डे टेस्ट हो अगले वीक उसी दिन आके टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन हमारी अरेंजमेंट थोड़ी ऐसी है कि मैंने डाउट को क्लियर कर दिया कि भाई जिस टीचर का टेस्ट उसकी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो तो ही बेहतर रहता है। तो असूलन आइंदा से तो आपका टेस्ट ये जिस वीक हुआ करेगा, अगले वीक रेलेवेंट टीचर की क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगा। जैसे ये टेस्ट असूलन वेडनेसडे को अशरफ साहब की क्लास इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था। तो चूंकि दाऊद वाज नॉट अवेयर तो ये थोड़ी सी हमें मिसमैच हुआ, लेकिन आइंदा से ऐसे ही हुआ करेगा। अभी दाऊद इज हियर, टेस्ट इसके पास है, मैनेजरियल को आप वसूल कर लीजिए। बाकी हमारी डिस्कशन आज के लिहाज से कंप्लीट है। कल इंशाअल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू। टेस्ट वसूल करके आप जाइएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।